हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में पहले पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कुछ इस ढंग से करेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी हम समझते चले। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। और दूसरा है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। ये आईएएस 2015 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, पहला जो लाइन दे रखा है इन्होंने कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी सरोजिनी नायडू। और दूसरा लाइन में है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के वो बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसमें से या तो एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बारे में। और यूपीएससी और स्टेट पीएससी में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है, चाहे बीपीएससी हो जेपीएससी हो। तो आइए इसको आज हम इतने अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, पहला फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वीमेन या फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनी बेसेंट। इसे आप याद कर लेंगे, एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की थी, एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की थी। तो इंडिया की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट जो है वो है सरोजिनी नायडू, जो कि इंडियन है। बट यहां लाइन में कह रहा है फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट जो है वो एनी बेसेंट ही होंगी। अगर लाइन में ये लिखा रहता फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट तो सरोजिनी नायडू होता, मतलब ये लाइन गलत है। अब दूसरे लाइन में लिखा हुआ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इस हिसाब से हमारा पहला लाइन गलत है, सेकेंड सेंटेंस सही है। तो हमारा 2 ओनली यानी बी आंसर हो जाएगा। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ क्वेश्चन जो कि हमेशा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में आते हैं उनको हम लोग देख लेंगे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था। और इसके पहले प्रेसिडेंट जो बने थे वो बने थे रमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, वो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके दूसरे प्रेसिडेंट हुए दादा भाई नौरोजी 1886 में। इनके जो तीसरे प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हुए। बदरुद्दीन तैयब जी जो कि कांग्रेस के तीसरे प्रेसिडेंट थे, वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसके बाद जो चौथे प्रेसिडेंट हुए जॉर्ज यूले, ये फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे। जॉर्ज यूले इंडियन नहीं थे, जॉर्ज यूले फॉरेनर थे, एक विदेशी व्यक्ति थे जिनको कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था चौथे सेशन में 1888 में। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट वो थी एनी बेसेंट, और ये कब बनी थी 1917 में कलकत्ता सेशन के दौरान एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट थी, लेकिन ये आयरलैंड की थी। तो फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी, और उनको 1925 में प्रेसिडेंट बनाया गया था कानपुर सेशन में। यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। तो महात्मा गांधी फ्रेंड्स सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, और वो भी बने 1924 में, 1924 में, और बेलगाम के सेशन में प्रेसिडेंट बने। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट बने हैं बेलगाम के सेशन में। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट रमेश चंद्र बैनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट बने बेलगाम सेशन में 1924 में, और फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू जो कि कानपुर सेशन में बनी। इसके बाद एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स यानी गरम दल और नरम दल के बीच में स्प्लिट हो गया, एक विभाजन हो गया।
तो वो सूरत सेशन के समय हुआ था और उस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। सूरत सेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, जब सूरत स्प्लिट हुआ या सूरत विभाजन हुआ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। और जब देश आजाद हुआ था 1947, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो फ्रेंड्स ये 9 जो प्रेसिडेंट्स हैं इनके नाम आप हमेशा याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तांजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो सॉल्ट लॉ, जिसे नमक का कानून, इसे तोड़ने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी का यात्रा किया था। तो साउथ इंडिया में इसकी कमान संभाली थी सी राजगोपालचारी और इन्होंने त्रिचिनोपोली से वेदारा नियम तक इन्होंने यात्रा किया और सॉल्ट लॉ तोड़ा। ये है तांजोर कोस्ट के पास में वेदारा नियम। तो सी राजगोपालचारी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन था 2015 का, IAS 2015 का ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक या क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो इकोनॉमिक क्रिटिक्स में जो कुछ नाम बहुत ही फेमस है, एक तो दादा भाई नौरोजी, ये बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे अंग्रेजों के, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब इन्होंने लिखा था 1901 में, जिसमें इन्होंने बताया था अंग्रेज कैसे हमारे वेल्थ को, हमारे जो धन है उसको लूट रहे हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके साथ साथ जी सुब्रमण्या अय्यर, ये भी एक इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के, और आर.सी. दत्त, ये भी क्रिटिक्स थे, इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे। इसके साथ साथ कुछ और नाम है वो मैं आपको बताता हूं। राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्या अय्यर। तो ये सारे जो लोग हैं, ये तीनों ही आंसर इसका सही होगा। ये दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्या अय्यर, आर.सी. दत्त, यानी डी इसका आंसर होगा डी। ये तीनों ही इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया के। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई। ये 1995 का क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो देखिए इसका आंसर है पोर्टुगीज जो हैं ये काफी लंबे समय तक हुगली पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, बे ऑफ बंगाल में जो हुगली है। और ये यहाँ पे दूसरे जो नाव या दूसरे जो शिप्स आते थे उनसे हेवी टैक्स वसूलते थे। मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये इन्होंने अपना बेस बना रखा था, बेस फॉर पायरेसी हुगली को। तो इसका आंसर पोर्टुगीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी, इसके वाइस प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। और इस गवर्नमेंट से कुछ जुड़े और तथ्य मैं आपको बताता हूँ। इस गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो थे वेबल, लॉर्ड वेबल, जो कि गवर्नर जनरल भी थे, वाइसरॉय भी थे। तो ये इसके प्रेसिडेंट थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट हुए वो जवाहरलाल नेहरू हो गए। इसके साथ साथ इनको एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस का भी डिपार्टमेंट मिला था। 1946 के गवर्नमेंट में 2 और नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है, एक वल्लभ भाई पटेल और एक राजेंद्र प्रसाद। वल्लभ भाई पटेल को होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट मिला था, और राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर एंड फूड मिला था। इसके साथ जो दूसरे मिनिस्टर्स बने थे 1946 के गवर्नमेंट में, वो थे शफात अहमद खान, C.H. भाभा, बलदेव सिंह, R.K. षणमुगम शेट्टी, सी राजगोपालचारी, जगजीवन राम को लेबर डिपार्टमेंट मिला था,
सैयद अली जहीर, आसफ अली और शरद चंद्र बोस। तो ये नाम बस आप एक बार दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवेल रिटेन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850 के बाद से 1900 के बीच में। तो इसमें इस समय कौन सा एक फेमस हिस्टोरिकल नॉवल लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, राष्ट्रगुप्तार, मराठा, दुर्गेश नंदिनी, निबनंदमाला। तो इसका जो आंसर है वो दुर्गेश नंदनी है। दुर्गेश नंदनी जिसको कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था, BANKIM, बंकिम चंद्र चैटर्जी। ये बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल नॉवल है जिसे बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था करीब 1862 से 64 के बीच में। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विथ अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। तो ये एक बहुत ही कुख्यात जो यूरोपियन था वो था ड्यूप्लिक्स, जो कि फ्रेंच का जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट था उसका गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल इन इंडिया फ्रॉम फ्रांस। तो ड्यूप्लिक्स जो था इसने एक पॉलिसी बनाई थी, जो दूसरे राज्यों के जो झगड़े होते थे उसके अंदर वो घुस जाता था, और किस मकसद से घुसता था, तो उनकी टेरिटरीज या उनकी जमीन को हथियाने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया opposed the revolt of 1857, supported the revolt of 1857, remained neutral to the revolt of 1857 और fought against native ruler। ये है IS 1998 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर होगा जो मिडिल क्लास थी इंडिया की, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उन्होंने अपने आप को 1857 के विद्रोह से या 1857 के रिवोल्ट से अलग रखा था। ना तो उन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, ना तो उन्होंने विद्रोहियों का सपोर्ट किया। तो इसका आंसर होगा सी, दे रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। उन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं किया, वो न्यूट्रल रहे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ थग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट पीसीएस में आ ही जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैप्टन स्लीमैन। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कैप्टन स्लीमैन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन, इन चारों नामों में से कौन थे जिन्होंने कि ठग्स प्रथा को सप्रेस किया था, दबाया था, सप्रेशन ऑफ ठग्स से। तो कैप्टन स्लीमैन जिसको कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया था, विलियम बेंटिक ने, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने कैप्टन स्लीमैन को अवॉइड किया था ठग्स को सप्रेस करने के लिए, ठग्स को दबाने के लिए, और इन्होंने सक्सेसफुली ठग्स को सप्रेस किया था। तो इसका आंसर कैप्टन स्लीमैन होगा। और फ्रेंड्स मैं फिर से कहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है द मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द। ये जो मोदी स्क्रिप्ट है ये देवनागरी से मिलता जुलता या देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। देवनागरी लिपि मतलब जिसमें हम हिंदी जिस लिपि में लिखते हैं वही देवनागरी है। तो मोदी स्क्रिप्ट भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। और इसका जो उपयोग है मराठा के क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिव या रेवेन्यू के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें मोदी स्क्रिप्ट का यूज करके ही मतलब उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। तो इसका आंसर होगा डी, मराठा। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द वर्ड आदिवासी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर द ट्राइबल पीपल बाय। जो ट्राइबल पीपल थे उनको आदिवासी सबसे पहले आदिवासी नाम किसने दिया या आदिवासी शब्द किसने ट्राइबल पीपल के लिए यूज किया? तो उसका आंसर है ठक्कर बापा। जो ठक्कर बापा थे इनका पूरा नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। अमृतलाल विठल दास ठक्कर, और इनको ठक्कर बप्पा के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही फेमस सोशल वर्कर रहे हैं और इन्होंने ट्राइबल पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए
बहुत सारे काम किए थे। तो इसका जो आंसर होगा ठक्कर बप्पा बी होगा। ये ठक्कर बप्पा जो हैं ये गुजरात स्टेट से बिलोंग करते थे, तो ये गुजरात के थे। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, दोनों को मैच करना है और इनमें से आंसर निकालना है। तो ये जो 4 विद्रोह लिखे हुए हैं, मोपला, पाबना, एक्का, बिरसा मुंडा, ये बहुत ही फेमस है और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इनमें से आता ही आता क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये रट लीजिएगा। देखिए मोपला विद्रोह जो है वो बिल्कुल ये सुमेलित हो रहा है, केरला से ही बिलोंग करता है। केरला में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में, और ये हुआ था 1921 में। जो पाबना विद्रोह है, पाबना रिवोल्ट, ये ईस्ट बंगाल में हुआ था। यहाँ बंगाल लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली, अगर ये जानना है तो ये ईस्ट बंगाल जो कि अभी बांग्लादेश है, वहां पे ये विद्रोह हुआ था, ईस्ट बंगाल। ये हुआ था 1873 में। एक्का मूवमेंट यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, जिसमें कि अवध भी एक है। तो ये हुआ था 1921 और 22 के बीच में, तो यूपी के कुछ जिलों जिसमें कि अवध भी एक है। फाइनली हमारा बिरसा मुंडा रिवोल्ट आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये IAS 1997 का क्वेश्चन है। इस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, मतलब बिहार प्लस झारखंड एक ही स्टेट थे जिसको कि बिहार जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन में जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट है एक्चुअली हुआ था रांची में, जो कि अभी झारखंड का पार्ट है, बट उस समय ये बिहार का ही पार्ट था। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 होगा। और बिरसा मुंडा जो अपराइजिंग था, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, ये 1899 में हुआ था। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि बिहार से झारखंड कब फॉर्म हुआ। तो अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए का 1 हो रहा है, ए का 1 ये 2 जगह पे दिया हुआ है। बी का 3, तो बी का 3 यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। ए का 1 यहाँ दे रखा है, मतलब ये ए ही होगा। आगे भी देख लेते हैं। सी का 4 मैच हो रहा है, और डी का 2 मैच हो रहा है, मतलब इसका आंसर 1 होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ 4 पेयर दिए हैं, इनमें से करेक्टली कौन मैच हो रहा है। तो बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ लिखा हुआ मीर जाफर वर्सेस क्लाइव। फ्रेंड्स, बैटल ऑफ बक्सर जो था वो 1764 में हुआ था, और ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो ब्रिटिशर्स के तरफ से थे हेक्टर मुनरो, ये नाम आप याद कर लेंगे। कभी भी बैटल ऑफ बक्सर के सवाल में आता है कि ब्रिटिशर्स को कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। और अगेंस्ट में थे मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, जिनको कि अंग्रेजों ने हटा के फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया था। प्लस इनके साथ थे शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और शाह आलम, मुगल अंपेरर, उस समय के जो मुगल किंग थे शाह आलम, वो भी इसमें उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था बैटल ऑफ बक्सर। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जिसमें कि जीत हुई हेक्टर मुनरो की, और ये तीनों हार गए। तो ये 1764 में हुआ था। तो यहाँ जो इन्होंने दे रखा बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, ये गलत है। ये था हेक्टर मुनरो वर्सेस इन तीनों के बीच में। फिर बैटल ऑफ वांडीवाश बहुत ही फेमस बैटल है। ये हुआ था 1960 में, और ये हुआ था फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही हुआ था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इससे मैच हो रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। अभी ये जो दोनों है इनको भी देख लेते हैं। बैटल ऑफ चालियावाला जो फ्रेंड्स, ये जो लड़ाई हुई थी ये सेकंड एंग्लो सिख वार के समय हुई थी। सेकंड एंग्लो सिख वार, एक जगह था चालियावाला जो कि अब पंजाब में, पाकिस्तान में चला गया। तो ये चालियावाला में ये हुआ था, सेकंड एंग्लो सिख वार के समय हुआ था बैटल ऑफ चालियावाला। और जो बैटल ऑफ खारदा है ये बहुत ही फेमस है, इससे 1-2 बार क्वेश्चन और भी स्टेट PCS में आया है। तो बैटल ऑफ खारदा निजाम, हैदराबाद के निजाम वर्सेस
मराठा के बीच में हुआ था। निजाम और मराठा के बीच में बैटल ऑफ खादर हुआ था, जिसमें कि निजाम हार गए थे, मराठा जीत गए थे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका आंसर बी हो गया। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए एनी बेसेंट वाज, देखिए यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से कई बार आते हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो बताया था वो भी था। अभी ये क्वेश्चन नंबर 14 जो कि IAS 2013 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आया हुआ है। एनी बेसेंट वाज, पहला है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, दूसरा है द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, और तीसरा है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। एनी, इंडिया में जो होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ था उसकी मेन सूत्रधार या मेन जो थी वो एनी बेसेंट ही थी। तो ये बिल्कुल सही है, शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। दूसरा ऑप्शन बोला फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो एक रसियन और एक अमेरिकन थे। एक मैडम थी HP ब्लावात्स्की, ये एक रसियन थी, रसियन, और एक थे कर्नल HS ऑलकोट, ये कर्नल HS ऑलकोट, ये एक अमेरिकन थे। इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाया था, यानी ये दोनों इसके फाउंडर थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर ये दोनों थे, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी इन्होंने 1875 में बनाया था, और इसका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में। बाद में इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क से शिफ्ट करके अदयार, जो कि मद्रास में है, वहां शिफ्ट कर दिया गया, अदयार में। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरी जो सेंटेंस है वो है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं। इनफैक्ट शी वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, तो ये देखिए मैं आपको फिर से वो चार्ट दिखाता हूँ। 1917 में कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। तो यहाँ पे लाइन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही हो रहा है, तो 1 और 3 मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द, देखिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था, तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन लेके आए थे। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन जो कि एक अच्छे गवर्नर जनरल्स में इनकी गिनती होती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इन्होंने एक बिल लाया था। एक्चुअली उस समय क्या होता था कि जो फॉरेनर्स होते थे या जो यूरोपियंस होते थे, वो अगर जेल जाते थे तो उनको यूरोपियन मैजिस्ट्रेट या यूरोपियन जज ही उनको मतलब सजा दे सकते थे। इंडियन मैजिस्ट्रेट या इंडियन जज के पास में पावर नहीं था कि वो यूरोपियन के कोर्ट में जज बन सके। तो इल्बर्ट बिल जो था लॉर्ड रिपन लेके आए थे, जिसमें कि इन्होंने कहा कि जो इंडियंस को ये जो डिस्क्वालीफाई कर रखा है यूरोपियंस के समय, मतलब उनको सजा न देने के लिए, इसको हटाया जाए। तो इसका आंसर होगा रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट्स विथ रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। मतलब जो इंडियन मैजिस्ट्रेट थे जिनको कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, यूरोपियंस को ट्रायल नहीं ले सकते थे, तो अब उसको हटाने के लिए इल्बर्ट बिल आया था। इसका अंग्रेजों ने काफी विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार सिविल सर्विसेज में आता है, तो आप इसे याद कर लेंगे। जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो पहला फोर्ट इंडिया में बनाया था वो बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। लेकिन अगर सवाल ये आता है किसी यूरोपियन ने या किसी विदेशियों ने जो सबसे पहला फोर्ट कौन सा बनाया था, तो उसका आंसर होगा फोर्ट सेंट एंजेलो। देखिए सबसे पहला फोर्ट पुर्तगालियों ने बनाया था, पोर्टुगीज ने 1505 में, और उस फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट एंजेलो। लेकिन ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव में सवाल पूछा गया तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला फोर्ट बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और ये मद्रास में बनाया था 1640 में। तो हमारा फोर्ट सेंट जॉर्ज ये ब्रिटिशर्स
ने पहला फोर्ट बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये बी आंसर सही होगा। यही अगर पुर्तगाली के बारे में पूछा जाता है या फॉरेनर्स के बारे में पूछा जाता है या यूरोपियन के बारे में पूछा जाता तो आंसर हमारा जो होता फोर्ट सेंट एंजेलो हो जाता। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू। तो जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, उस समय इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री रेखा खींचने के लिए कहाँ कहाँ से ये बाउंड्री जाएगी, उसके लिए सर रेडक्लिफ को अपॉइंट किया गया था। और ये जो कमेटी बनी थी रेडक्लिफ कमेटी बनी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी लिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसे रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो रेडक्लिफ डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वेर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। भारत में मोस्टली पांच यूरोपियन देश इंडिया में आए थे ट्रेडिंग के लिए। कौन कौन से थे? एक तो अंग्रेज थे, पोर्टुगीज थे, फ्रेंच थे, डच थे और एक और थे डेन्स। तो ये 5 कंट्रीज इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे। सबसे पहले जो कंट्री आई थी वो थी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। और जो सबसे लास्ट में आए थे वो थे फ्रेंच। तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। इंडिया में व्यापार करने के लिए इन यूरोपियंस में सबसे लास्ट कौन आया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंच। देखिए फ्रेंड्स, पहले पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली और लास्ट फ्रेंच थे। इंग्लिश और डच का क्या नंबर था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप मुझे सीक्वेंस बताइएगा कि इन चारों का क्या सीक्वेंस था। पहला तो पोर्टुगीज हो गए, उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया और लास्ट में फ्रेंच आए। तो ये दोनों आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये IAS 2007 का क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी कौन सी म्यूटिनी थी? तो ये 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 का विद्रोह 1857 का, इसी को सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। इसको सिपॉय म्यूटिनी से कई बार लोग रेफर करते हैं क्योंकि कई लोगों के नज़रों में ये सिर्फ जो भारत में जो सिपाही थे, जो आर्मी में थे, विदेशियों के आर्मी में थे, उनका रिवोल्ट इसे लोग मानते हैं। मतलब एक जनरल पब्लिक का इसे रिवोल्ट नहीं मानते, इसे सिर्फ आर्मी का ही रिवोल्ट मानते हैं। तो इसे सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं 1857 के युद्ध को, 1857 के रिवोल्ट को। तो उस समय गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये 1857 में हुआ था और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रिपील द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को किसने रिपील किया, किसने हटाया? तो 2 नाम है, एक तो लिट्टन और एक है रिपन। ये दोनों नाम आप याद करेंगे। लिट्टन के बाद गवर्नर जनरल आए रिपन। लिट्टन जो थे बहुत ही बदनाम, बहुत ही इनफेमस, इंडियन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही खराब गवर्नर जनरल थे। और रिपन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक गवर्नर, मतलब अच्छे तो नहीं बट ठीक गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड लिट्टन जो थे वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो था, जो इंडियन लैंग्वेज में जो प्रेस या मैगजीन्स लिखे जाते थे उनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए एक्ट लेके आए थे। इसे लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड। तो इसे रिपील किया लॉर्ड रिपन ने। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाई कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। जो बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, वो कब तक पार्टीशन रहा? तो फ्रेंड्स ये जो पार्टीशन है इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वेर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। सेकेंड ऑप्शन है किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एज द रॉयल दरबार एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911। थर्ड ऑप्शन है गांधी जी लॉन्च्ड हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
और फोर्थ है द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन ईस्ट बंगाल बिकेम ईस्ट पाकिस्तान। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, पार्टीशन ये भी ऑप्शन गलत है। 1911 में ब्रिटिशर्स के किंग जॉर्ज V इंडिया में आए थे और उसी समय इस पार्टीशन को वापस ले लिया गया था और साथ ही इस समय एक रॉयल दरबार दिल्ली में लगा था और उस समय कलकत्ता इंडिया की राजधानी होती थी, तो राजधानी को भी शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया। कलकत्ता से राजधानी को शिफ्ट करके 1911 में दिल्ली कर दिया गया और इसी समय जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसे वापस कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, ये विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लूंगा उसमें मैं आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी के लिए इसका आंसर क्या है वो आप देखिए। इट एडवोकेटेड द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस, ये रॉन्ग है। इट वांटेड टू स्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ये भी रॉन्ग है। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस, ये भी रॉन्ग है, मतलब इसका आंसर डी होगा, नॉन। क्वेश्चन नंबर 22, who among the following governor generals created the covenanted civil services of in India which later came to be known as Indian civil services। तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की थी इंडिया में? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने इंडिया में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी, जिसका कि नाम CCS रखा था और बाद में इसका नाम ICS हो गया, इंडियन सिविल सर्विसेज, और फिर आज़ादी के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, या यूनियन पब्लिक सर्विसेज के थ्रू हम IAS को रिक्रूटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने 23 क्वेश्चन कंप्लीट किए मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझाव और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।